हेलो फ्रेंड्स, क्विक बुक लर्नर्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं साक्षी। फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का किस तरह आगमन हुआ। तो इस क्रम में हमने पुर्तगालियों को पढ़ा, डचों को पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अंग्रेजी कंपनी थी वह किस तरीके से भारत आई और भारत में अपने उसने किस तरीके से पैर जमाए। अगर हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये सबसे प्रमुख कंपनी थी, क्योंकि सभी प्रतिद्वंदी कंपनी को हराकर जो अंत तक बनी रही थी वो अंग्रेजी कंपनी ही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आज जानेंगे कि ये किस तरीके से ये भारत पर अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने में सफल रही। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 स्तंभ बनाए थे और अपने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में बनाई, दूसरी बम्बई में एंड फाइनली वो तीसरी प्रेसिडेंसी बनाते हैं कलकत्ता में। ये 3 उनके पिलर्स उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके लिए वो पिलर्स का काम करती हैं। ये 3 प्रेसिडेंसीज पिलर्स का काम करती हैं उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। इसी 3 प्रेसिडेंसीज के आधार पर ही उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो और चाहे धार्मिक रूप से हो। तो आज हम आइए पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो अगर हम 1600 ईस्वी की बात करते हैं, अगर हम 1600 क्योंकि 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अगर हम 1600 ईस्वी की बात करते हैं तो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति में केंद्रीय सत्ता पर इस समय अकबर बैठा हुआ था। 1600 ईस्वी में अकबर जो था वो भारत का शासक हुआ करता था। उस समय 1600 ईस्वी के दौरान मुग़ल शासन चल रहा था, स्थापित था, और मुग़ल शासन में जो शासक थे वो अकबर थे। 1600 में अगर हम बात करते हैं अन्य राज्यों में क्या हो रहा था, तो यहाँ मद्रास के पास पुलिकट में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। हमने पढ़ा था यहाँ पर उन्होंने पुलिकट के किले को गैलरिया का किला कहा जाता था, क्योंकि वो यहाँ पर अपने सिक्के चलाते थे, सोने के सिक्के चलाते थे, इसी वजह से गैलरिया का किला कहा जाता था। इसके बाद अगर हम चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था और ये अरब सागर पर पूरी तरीके से जिस कंपनी का कब्जा था वो पुर्तगालियों का कब्जा था, पूरी तरीके से अरब सागर पर कब्जा कर रखा था। तो इस तरीके से हमने भारत की स्थिति देखी कि 1600 ईस्वी में क्या था। 1600 ईस्वी में जो भारत के राजा हैं वो अकबर हैं। मद्रास में यहाँ पुलिकट पे डच स्थापित हो गए हैं। यहाँ पे कोचीन में, केरला के पास कोचीन में, और ये अगर हम यहाँ अरब सागर की बात करते हैं तो पूरी तरीके से पुर्तगालियों का आधिपत्य है। अब हमने ये तो भारत की बात पढ़ी। अब हम बात जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में क्या स्थिति थी। तो 1600 में अंग्रेजी ब्रिटेन की, या अगर हम बात करें ब्रिटेन की या इंग्लैंड की, या जिसे वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी सत्ता में। अब महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास ग्रुप ऑफ व्यापारी आते हैं, सब व्यापारियों का एक समूह आता है और वो कहता है कि बहुत सारे यूरोपीय देश जाकर भारत में या पूर्वी देशों में व्यापार कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, तो आप हमें भी ये अवसर दीजिए कि हम भी जाएं, वहाँ व्यापार करें और मुनाफा कमाएं। इस बात से एलिजाबेथ मान जाती हैं और एलिजाबेथ जो थी वो, उनके द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई थी। उनके द्वारा जिस कंपनी की स्थापना की गई उसी कंपनी को आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से आगमन होता है। तो अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, कुछ व्यापारी थे जो 1599 में एक ग्रुप बनाते हैं और वो एलिजाबेथ, क्योंकि ब्रिटेन की उस टाइम पे महारानी जो थी वो एलिजाबेथ ही थी, तो उनसे परमिशन मांगते हैं कि हम भी भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। तो 1600 में एक कंपनी की स्थापना की जाती है और उस कंपनी का नाम रहता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नामक कंपनी की स्थापना की जाती है। बाद में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था।
31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर जारी किया, महाधिकार पत्र जारी किया और कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया कि पूर्वी देशों से व्यापार करने का मतलब इन्हें एकाधिकार है और कोई अन्य कंपनियां ब्रिटेन से भारत या पूर्वी देश में व्यापार के लिए नहीं जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये तो रही बात 1600 की कि 1600 में कंपनियां क्या कर रही है, कंपनी स्थापित हुई है और कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब वो भारत में व्यापार करने जा रही है। धीरे धीरे 1600 में महारानी एलिजाबेथ शासिका थी। 1603 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1603 में मृत्यु होने के बाद जो एलिजाबेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी थे, उनके बाद जो शासक बने उनका नाम था जेम्स प्रथम। उन्होंने इस एकाधिकार को 15 साल से बदल करके ये अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। मतलब कि अब ये एकाधिकार लंबे समय तक के लिए था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि वो आराम से व्यापार कर सकते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धी या कोई भी कंपटीशन वाली कंपनियां अब नहीं जाएंगी, कोई भी कंपनी ब्रिटेन से कंपटीशन के लिए नहीं जाएंगी, वो आराम से व्यापार अपना बढ़ा सकते हैं। ये रही बातें। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंपनी का, अब कंपनी बन के तैयार हो गई है। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो अगर हम डच कंपनी को देख रहे हैं, पुर्तगाली कंपनियों को देख रहे हैं, ये आपस में भी लड़ रही थी और जो इनके व्यापार के मार्ग में आ रहा था ये उससे भी लड़ रही थी। मतलब कुल मिला के इनका ऐसा नहीं था कि ये शांति रूप से व्यापार, इनके मन में लड़ने के उद्देश्य भी थे, क्योंकि ये व्यवसाय स्थापित करना चाहते थे और अगर इस कोई भी इनके मार्ग पर या व्यवसाय के मार्ग पर व्यवधान उत्पन्न करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा, तो ये उससे लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन वहीं ब्रिटिश कंपनी शुरुआत में भारत के शासकों से व्यापारिक व राजनीतिक संधि करते थे, दरबारों में दूत भेजते थे और आज्ञा प्राप्त करते थे। इस तरीके से इनका तरीका थोड़ा अलग था। मतलब जब अंग्रेज आए थे तो ये शुरुआत से ही युद्ध में नहीं लड़ गए थे, ये वहाँ के राजा से आज्ञा मांगते थे, उनसे वहाँ फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगते थे, व्यवसाय में कुछ चीज़ों को करने की अनुमति मांगते थे। तो इस तरीके से ये व्यापार करना चाहते थे। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और 1600 में कंपनी बनी है, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। अब क्या होता है, क्योंकि 1600 में कंपनी बन गई है लेकिन इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, तो 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो नए शासक बनते हैं वो जेम्स प्रथम रहते हैं। और वहीं पर अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है और शासक जो है वो कौन है, जहांगीर है। लेकिन जेम्स प्रथम को इस बारे में जानकारी नहीं थी, उनको लगा कि भारत के जो अभी शासक हैं वो अकबर ही हैं। तो क्योंकि व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा था और व्यापार को अच्छा चलाने के लिए उन्हें व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी थी, तो वो अपने राजदूत को, जेम्स प्रथम अपने राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं कि आप अकबर के दरबार में भेजते हैं उनको, क्योंकि पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि तब इतना न्यूज़ चैनल और इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन का जरिया भी नहीं था, इस वजह से लोगों को इतना पता नहीं था। और तो वो अकबर के नाम पर पत्र भेजते हैं कि हमें सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति के लिए। कैप्टन हॉकिंस क्योंकि द्विभाषी था, बहुत ज़्यादा मृदु था, इस वजह से कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है कि आप जाइए राजदूत बनाकर, कि आप जाइए और अकबर के दरबार में उनसे सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त कीजिए। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत पहुंचते हैं। जब वो भारत पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और अभी अकबर का बेटा जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, जहांगीर। वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं और वहाँ जाकर वो सूरत में कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त करते हैं। जहांगीर शुरुआत में तो उन्हें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मृदुभाषी था तो उसको परमिशन दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ये जो कोठी बनाने की अनुमति थी इसको रद्द कर देते हैं और कोठी वहीं पे बनना निरस्त हो जाती है। तो बस यही चीज़ हमें पढ़नी है कि विलियम हॉकिंस का भारत आगमन। विलियम हॉकिंस 1608 में
हॉकिंस हेक्टर जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरा। सूरत में उसने पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति के लिए उसने जहांगीर से मुलाकात की। परिणाम स्वरूप शाही फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन पुर्तगालियों ने जहांगीर पर दबाव बनाया और फैक्ट्री बनना निरस्त हो गई। मतलब सूरत की फैक्ट्री की परमिशन तो, अनुमति लेने तो आया था विलियम हॉकिंस, लेकिन उसको नहीं मिल पाई, मिली, लेकिन बाद में फैक्ट्री बनने की अनुमति भी मिली, लेकिन बीच में ही फैक्ट्री के निर्माण को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर अब वो फैक्ट्री तो सूरत में नहीं बना पाए, अब वो अपनी फैक्ट्री को स्थापित करेंगे मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के पास मसूलीपट्टनम में। वो मतलब पूर्वी भारत में हम कहें या दक्षिण भारत में वो अपनी फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम। दोबारा से जो फैक्ट्री 1608 में निरस्त कर दी गई थी कि भैया नहीं बनानी है, 1612 में फिर से उसको अनुमति मिल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः अनुमति प्राप्त हो जाती है और सूरत में उनकी फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार हो जाती है। अगर कभी भी प्रश्न पूछे कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी फ्रेंड, तो सूरत में स्थापित की थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सूरत की फैक्ट्री का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। निर्माण प्रारंभ होने के बाद उस पर रोक लगाई गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो बनानी शुरू की थी वो सूरत थी। इसके बाद अगर पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री क्या थी, तो वो मसूलीपट्टनम में थी। तो ये रहा, ये जानकारी वाली बातें थी, क्योंकि निर्माण इसका पहले प्रारंभ हुआ था सूरत की कोठी का, इसलिए सूरत को प्रथम कोठी माना जाता है। तो इस प्रकार से जो कैप्टन हॉकिंस थे, सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा में जहांगीर से आज्ञा लेकर कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त की और कोठी बनाई भी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने मनसबदारी प्रदान की थी। मनसबदारी सिस्टम जो सबसे पहले लाया था, उसकी शुरुआत अकबर ने ही की थी। मनसब पद जो होता है, इसमें कुछ नंबर दिए जाते थे, उसके बदले में राजा को कुछ जिनको भी मनसब दिया जाता था वो राजा को कुछ सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा मनसबदार बनाया गया और इन्हें 400 मनसब दिया गया। पहली बार मनसबदारी पद्धति जो थी वो अकबर के द्वारा लाई गई थी। कैप्टन हॉकिंस, अब इनसे क्या काम लिया जाता, तो क्योंकि ये द्विभाषी थे, ये लैंग्वेज को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते थे, इसलिए इनको जहांगीर के द्वारा मानसबदारी दी गई और ये 3 वर्ष तक राजा के दरबार में भी, जहांगीर के दरबार में भी रहा। अब हम बात करते हैं आगे 1615 में। अब फैक्ट्री तो बन गई, फैक्ट्री तो सूरत में और मसूलीपट्टनम में बन गई है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है और मनचाहा व्यवसाय का वातावरण भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब 1615 में इंग्लैंड सम्राट का राजदूत दोबारा से दूसरे राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजता है। सर टॉमस रो के ही नेतृत्व में 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान मिलता है। गोलकुंडा के शासक से इन्हें सुनहरा फरमान मिलता है और सुनहरे फरमान में, गोलकुंडा के शासक से इन्हें जो सुनहरा फरमान मिलता है, इस सुनहरे फरमान में ये रहता है कि हमारे यहाँ गोलकुंडा में जो व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ पर आप कर मुक्त व्यापार कीजिए। अंग्रेजों के लिए रहता है कि आप कर मुक्त व्यापार कीजिए, इसके बदले केवल आपको वार्षिक 500 पगोडा देना है। अब बात करते हैं ये पगोडा क्या है। ये पगोडा सोने का सिक्का होता है। पगोडा जो था वो डच बनाते थे। अगर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि पुलिकट में डचों का एक किला था जिसे गैलरिया का किला कहा जाता था, और उसी गैलरिया के किले में वो लोग अपने सिक्के ढालते थे, और जो सिक्के ढालते थे उसी सिक्के को, जो सोने के सिक्के ढालते थे उसी सिक्के को पगोडा कहा जाता था। पुलिकट के किले को गैलरिया का किला भी इसी वजह से कहा जाता था। अब ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो अगर आप देखोगे तो 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान मिलता है, जिससे गोलकुंडा में सफलतापूर्वक व्यापार की उनको अनुमति मिल जाती है 500 पगोडा में। और पगोडा क्या होता है, सोने के सिक्के होते थे जिनको डच बनाते थे और इन्हें अनुमति मिल गई थी, सिक्के ढालने की इनको अनुमति मिल गई थी, और ये सोने के सिक्के पुलिकट के किले पे अपने ढालते थे। 1639 में 1639 में चंद्रगिरी के राजा से इन्हें
मद्रास पट्टे पर मिल जाता है। 12,000 रुपये में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे में पर मिल गया। अब अंग्रेज यहीं मद्रास में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। उस फैक्ट्री का नाम रहता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फ्रेंड्स, अगर हम मैप पे देखते हैं तो मद्रास इस तरीके से, मद्रास पे उन्होंने अपनी शक्ति को क्या कर लिया है, कायम कर लिया है। और मद्रास में उन्होंने अपना किला बना लिया है, जिस किले को किस नाम से जाना जाता है, जिस किले को जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। अब मद्रास हो गया। अब मद्रास के बाद वो जाते हैं कहाँ, कलकत्ता में। अंग्रेजों ने अब 1651 में इनको हुगली में कोठी बनाने की अनुमति मिल जाती है। यहाँ डच भी बैठे हुए हैं, जो कासिम बाजार पटना में। अब 1651 में जब वो इसके पहले जब वो मद्रास में अपनी कोठी बना लेते हैं, तो 1651 में वो हुगली में कोठी बनाने की उनको अनुमति मिल जाती है। अब 1651 में उन्होंने हुगली कहाँ है, कलकत्ता के पास है, उन्होंने अपनी कोठी बना ली है। वहाँ पे डच भी हैं, कासिम बाजार और पटना में अपनी कोठी बनाई हुई है। 1661 में यूरोप में डच और पुर्तगाली आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, 1661 की दशा में यूरोप में डच और पुर्तगाली लड़ रहे थे और पुर्तगाल की सत्ता कमज़ोर हो रही थी। डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, श्रीलंका व जकार्ता को भी छीन लिया था। ऐसी स्थिति में अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए पुर्तगाली एक विवाह नीति के बारे में सोचते हैं, एक संधि करते हैं। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो था वो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कराया जाता है। और चार्ल्स द्वितीय जो अंग्रेजी राजकुमार थे, ब्रिटिश राजकुमार थे, उनको बम्बई राज्य जो था या बम्बई जो शहर था वो दहेज में दे दिया जाता है। और यही बम्बई जो चार्ल्स द्वितीय के पास था, ये 1668 में ये बम्बई उठाकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये फिर से दोबारा से एक किस्मत चमकने वाली बात थी अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि अब ये अगर हम देखें मद्रास में तो ये पहले से अपना कब्ज़ा कर चुके हैं। बम्बई जब इनको मिलता है तो ये यहाँ पर, क्योंकि बम्बई खाली शहर था, यहाँ कुछ था नहीं, तो ये बम्बई शहर की स्थापना करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाहों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। इस तरह से अगर बम्बई शहर को बसाया गया, और बम्बई शहर को बसाने का श्रेय गिराल्ड आयंगर को जाता है, गिराल्ड आयंगर को जाता है। ये रही 1668 तक की बातें। फिर अब हम देखते हैं 1680 में। 1680 में क्या होता है, क्योंकि 1680 में जो शासक थे के दौरान अगर हम देखें तो औरंगजेब गद्दी पर बैठा हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जो भी गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया था। मुग़लों से इस बात पर कंपनी ने झड़प कर ली, क्योंकि क्योंकि वो भी गैर मुस्लिम थे तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। किसी ने भी अब इस बात पर उन्हें ये लगा कि वो झगड़ा करेंगे और जीत जाएंगे, जैसा कि अभी हर जगह वो जीतते आ रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि औरंगजेब की शक्ति का उनको अंदाज़ा नहीं था। अभी बहुत सारी कंपनियां आई, आपस में झगड़ा कर रही थी, लेकिन किसी ने भी केंद्रीय सत्ता में बैठे लोगों को परेशान नहीं किया था, उनसे उलझने की कोशिश नहीं की थी। अंग्रेज यही गलती कर देते हैं और वो मुग़ल सेना से झगड़ा करने लगते हैं। और मुग़ल सेना से झड़प के दौरान वो अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप जब ये बात पता चलती है औरंगजेब को, तो वो तुरंत मुग़ल सेना को भेजते हैं और कंपनी को मसूलीपट्टनम, जहाँ जहाँ उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी वहाँ से उनको खदेड़ दिया जाता है। तो मसूलीपट्टनम, सूरत, विशाखापट्टनम आदि कारखानों से कंपनी को अपनी इस गलती के वजह से उनको अपना हाथ धुलना पड़ता है। बाद में वो जाकर फुल्टा द्वीप पे जाकर शरण ले लेते हैं। वहीं पे अंग्रेजी जो गवर्नर था जॉब चारनाक, वो क्षमा याचना करता है और 1.5 लाख जुर्माना देने पर उसे फिर से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने कलकत्ता में अपना सत्ता स्थापित किया। 1698 में अजीमुशान जो था वो बंगाल का सूबेदार था। अंग्रेज़ों को सूतानाती, कालीकाता व गोविंदपुर की जमींदारी दे देता है। इन 3 गाँव की ये जो सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इन 3 गाँव को मिलाकर जाप चारनॉक ने
कलकत्ता शहर की नींव रखी थी। और इस कलकत्ता शहर में इन्होंने अपना दूसरा किला बनाया, जिस किले का नाम था फोर्ट विलियम। इस किले का प्रथम जो प्रेसिडेंट था वो चार्ल्स आयर को नियुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बम्बई, मद्रास, अब कलकत्ता में भी उनके द्वारा स्थापित कर ली गई है, सत्ता स्थापित कर ली गई है। तो अब यहाँ पे फोर्ट अजीमुशान द्वारा अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता व गोविंदपुर की जमींदारी मिलती है। इन 3 गांवों को मिलाकर जॉब चारनॉग ने कलकत्ता शहर की नींव रखी। फोर्ट विलियम में कलकत्ता ने अपना किला बनाया। इस किले का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रही है 1774 से 1911 तक। इसके बाद अगर हम चलते हैं, इसके बाद बहुत सारे औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे कमज़ोर शासक आते हैं। उन्हीं कमज़ोर शासक में एक शासक था जिनका नाम था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार एक बीमारी से पीड़ित था, उसको फोड़ा हो गया था और मतलब वो उस फोड़े के चक्कर चलते उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। उसी वक्त उस भारत में एक मिशन आता है और उस मिशन में डॉक्टर हैमिल्टन रहते हैं, ख्वाजा सेहुर्द रहते हैं और जॉन सुरमन के नेतृत्व में, ये 3 लोगों के नेतृत्व में, जॉन सुरमन, हैमिल्टन जो कि सर्जन था और ख्वाजा सेहुर्द इन 3 लोगों का भारत में मिशन आता है। फर्रुखशियार पीड़ित था फोड़े से। हैमिल्टन जो था वो फर्रुखशियार, क्योंकि वो सर्जन था, वो फर्रुखशियार के फोड़े को ठीक कर देता है और वो ठीक हो जाता है। तो खुश होकर फर्रुखशियार एक फरमान जारी करता है कि बंगाल में मात्र 3000 रुपये दे और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। सूरत में 10,000 रुपये दो और सूरत में भी वो कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इस तरह, और मुंबई जो टकसाल है वहाँ चांदी व तांबे, मुंबई जहाँ पे अंग्रेज़ों की टकसाल थी वहाँ पे चांदी व तांबे के सिक्के बनते थे, उसे मुग़ल सत्ता में मान्यता दे दी गई। इतना बड़ा फरमान मिलने को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। फर्रुखशियार इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अंग्रेज़ों को बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं दे देता है और इसी फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा है। और इसी के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तीनों स्तंभ को गाड़ लिया था, अपने तीनों पिलर्स को मजबूत कर लिया था। इसके बाद फिर आप लगातार देखोगे 1757 में उनकी प्लासी की युद्ध होगी, 1759 में बेदरा का युद्ध, डच को खदेड़ेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। इस तरीके से धीरे धीरे एक ही कंपनी रह जाएगी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लेगी कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत इन्हीं कंपनियों के तहत आगे की ओर अगर हम देखेंगे तो गुलामी सहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये सेशंस आपको यूजफुल लगे हों, आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।